हाँ तो प्यारे छात्रों, आज हम आप लोगों को इंडिया में एजुकेशन सिस्टम कैसे डेवलप हुआ उसके बारे में बात शेयर करेंगे। ठीक है, उम्मीद है तुम समझोगे बेटा। हमने लिखा 3 एजेंट्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। हमारे देश में जो मॉडर्न एजुकेशन है उसके 3 एजेंट थे। 3 लोग कौन कौन से? पहले एजेंट के रूप में हम कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट। इससे पहले हमारे देश में मॉडर्न एजुकेशन नहीं थी। हमने कल आपको बताया था 1857 तक का सारा बता दिया था। उसके बाद क्या सेटअप हुआ था वो भी बताया था। तो जो मॉडर्न एजुकेशन है, इंग्लिश एजुकेशन है, हमारी कंट्री में कैसे सेटअप हुई, उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ, इसके बारे में आज अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरे एजेंट के रूप में मान सकते हैं हम जो क्रिश्चियन मिशनरीज आई थी इंग्लैंड से, जो ईसाई मिशनरीज आई थी हमारे यहाँ धर्म प्रचार के लिए। उन्होंने भी हमारे देश में एजुकेशन के डेवलपमेंट में एक अहम किरदार निभाया। तो क्रिश्चियन मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरी से मतलब समझते बेटा, जो ईसाई धर्म प्रचारक आए थे उनको क्रिश्चियन मिशनरी कहा जाता है। दूसरा क्या है? भारतीय बुद्धिजीवी तो थे हमारे देश में, भारतीय बुद्धिजीवी समाज सुधारक थे। तो इन 3 हम कह सकते हैं, इन 3 लोगों का, 3 ग्रुप्स का हमारे देश में मॉडर्न एजुकेशन को सेटअप करने में बहुत बड़ा योगदान है। तो तीसरे रूप में कह सकते हैं क्या? इंडियन इंटेलेक्चुअल्स, इंडियन इंटेलेक्चुअल्स, इंडियन इंटेलेक्चुअल्स या एंड रिफॉर्मर्स, एंड रिफॉर्मर्स, जो भी समाज सुधारक आए थे। ठीक है, बात में ईस्ट इंडिया कंपनी, ईसाई मिशनरीज और भारतीय बुद्धिजीवी और समाज सुधारक। अब देखते हैं शुरू में कैसे हुआ था। हमने बताया था सबसे पहले 1778 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी। किसने की? सर विलियम जोन्स ने। किसने की बेटा? ये याद रखें, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। जो मैं बुक्स लिख रहा हूँ इनसे वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरूर लिख लेंगे। ठीक है, सर विलियम जोन्स, सर विलियम, इसे लिखते चलेंगे, सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सर विलियम जोन्स से बंगाल में करी थी। दूसरा 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना करी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। पूछा जाता है कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की? तो सन 1781 में लिखते जाओ बेटा, पॉइंट है ये, बनना क्वेश्चन है जो आते हैं। ठीक है, 1778 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सर विलियम जोन्स ने। 1781 में कलकत्ता मदरसा, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या के लिए? अरबी फारसी की स्टडी करने के लिए, अरबी और फारसी। ठीक है, अरबी एंड फारसी भाषा के अध्ययन के लिए, टू स्टडी अरेबियन एंड पर्शियन लैंग्वेज इन इंडिया। कलकत्ता मदरसा 1781 में। संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जोनाथन डंकन ने। संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसी? जोनाथन डंकन ने, जोनाथन डंकन ने, जोनाथन डंकन। इन्होंने किस लिए की बेटा? वाराणसी में करिए। हमारे हिंदुओं के क्या नियम कानून थे पहले, हमारा दर्शन क्या था भारत का, उसकी स्टडी के लिए जोनाथन डंकन ने
वाराणसी में एक कॉलेज की स्थापना करी, संस्कृत कॉलेज, टू स्टडी हिंदी लॉज एंड फिलोसफी। बात समझ बेटा, टू स्टडी हिंदू लॉज एंड हिंदू लॉज एंड भारतीय कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना करी जोनाथन डंकन ने। कब? 1781 के 10 साल बाद 1791 में वाराणसी में, 1791 में वाराणसी ने करी। और ये एशियाटिक सोसाइटी बंगाली स्थापना की, जैसे नाम से स्पष्ट है, एशियाटिक सोसाइटी यानी भारत की एंशियंट हिस्ट्री के अध्ययन के लिए की। किसके लिए बेटा? एंशियंट हिस्ट्री और फॉर स्टडी ऑफ एंशियंट हिस्ट्री एंड कल्चर, एंशियंट हिस्ट्री एंड कल्चर। तो ये 3 पॉइंट याद रखेंगे, ऐसा सोसाइटी चाहिए। उसके बाद ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे, 1778, 1781, 1791 में। सन 1800 में कलकत्ता में एक कॉलेज स्थापना की, फोर्ट विलियम कॉलेज। पूछा जाता है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, ये पूछा जाता है। इसमें कई क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं बताऊंगा। चलो, सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ? कैलकाटा कॉलेज, कैलकाटा। फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापना की किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड वेलेजली। हिंदी में लिखोगे ऐसे चल जाएगा, लॉर्ड वेलेजली ने। फोर्ट किस लिए की बेटा? इससे जो नॉन आर्मी स्टाफ था, नॉन आर्मी ऑफिसर्स थे, मतलब जो सैनिक नहीं थे, असैनिक जो अधिकारी थे, उनको एजुकेट करने के लिए, भाई जो ऐसा जो यहाँ सैनिक रह रहे थे उनके बच्चे और अधिकारी, उनको क्या यहाँ से बताइए, तो उसके लिए उनको एजुकेट करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापना कलकत्ता, बोरन वो लॉर्ड वेलेजली ने, है टू एजुकेट नॉन आर्मी ऑफिसर्स। लिख लो आगे बेटा, इसके आगे लिख दो, क्या के लिए? टू एजुकेट नॉन आर्मी ऑफिसर्स, नॉन आर्मी ऑफिसर्स, टू एजुकेट नॉन आर्मी ऑफिसर, बोरिंग हेस्टिंग्स ने का स्थापना की। इसके अलावा 2 चीज़ और रखा है बेटा, 1817 और 1820। ये 6 पॉइंट बताए मेरे बेटा, 6 पॉइंट को अच्छी तरह से याद रखेंगे, इन पे डेवलपमेंट सब कुछ याद है। ठीक है, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करिए कलकत्ता में, हिंदू कॉलेज, हिंदू लिख लो अभी और बता दूंगा कैसे हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ये कलकत्ता में हुई थी, ठीक है, कलकत्ता में। अठारह सौ 17 में बिशप, 1820 में बिशप कॉलेज, बिशप कॉलेज, ये भी कलकत्ता। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की बेटा? राजा राम मोहन राय। उन्होंने एक अंग्रेज के सहयोग से की थी, उनका नाम था डेविड हेयर। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, ठीक बेटा, प्लस किससे सहयोग की थी? डेविड हेयर, डेविड हेयर, डेविड हेयर। और ये बिशप कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर ने की थी, डेविड हेयर। ये 6 चीज़ें, इन पे 1 लाना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखेंगे बेटा। ये नोट कर लो जल्दी फटाफट से।
हैं? बिशप कॉलेज कलकत्ता में, हाँ बिशप कॉलेज कलकत्ता में, केवल एक ही संस्कृत कॉलेज जो है बनारस में था, इधर संस्कृत कॉलेज ही बनारस में था। अब देखिए ये 6 पॉइंट बताए बेटा, 6 पॉइंट पर ऐसे इनमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जो अब तक न पूछा गया हो। इन पर कई तरह से सवाल पूछे गए, आपको पूछे सर क्या जाता है। सब जाए एशिया से छोटे बंगाल की स्थापना किसने की, ठीक है, हु एस्टेब्लिश द एशिया छोटा बंगाल, अनेकों बार पूछा किसी के, या रखें सर विलियम जोन्स ने काय की लिखी, सबसे पहले 1778 में की गई, सबसे पहली सर 1778 में क्या लिखी इधर, क्या है एंशियंट हिस्ट्री वहाँ की, उसको स्टडी करने के लिए हमारे यहाँ की कल्चर क्या है, प्राचीन भारत का इतिहास कहाँ रहा है, उसको स्टडी करने एशिया से छोटे बंगाल की स्थापना की थी किसने, किसने की, विलियम जॉन्स, ठीक है। और यहाँ रखेंगे ये देखो 1781 1791, ठीक है 10 साल, 1800 1870 1820, ये 6 पॉइंट जरूर याद रखोगे। 1781 में कलकत्ता मदरसा, कलकत्ता मदरसा, मदरसा जानती है बेटा कलकत्ता, ये बताने की जरूरत नहीं कहाँ स्थापित की, क्यों नाम ही उसका कलकत्ता है, मदरसा है, मदरसा है इसका मतलब कोई एजुकेशन संबंधित सेटअप होगा, समझ में बेटे, मदरसा से क्या मालूम पड़ रहा है, कोई एजुकेशन से संबंधित सेटअप होगा, कलकत्ता से है, ये कलकत्ता मदरसा कहाँ बना था, कलकत्ता बनाया था, ठीक है। तो ये बात जाने की जरूरत नहीं कहाँ है, अपने आप ही क्लियर हो रहा है कि कलकत्ता में था। तो कलकत्ता मदरसे ने बोरिंग हिस्टेंस ने तो भारत में अरबी फारसी के अध्ययन करने के लिए, क्यों बेटा अरबी फारसी है क्यों, क्यों जाने इससे पहले मुगल साम्राज्य हुआ करता था, और मुगल साम्राज्य में क्या था, फारसी जो थी वो राज की भाषा थी, पर्शियन लैंग्वेज इज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन मुगल पीरियड, समझ बेटा, मतलब फारसी भाषा राजकार्य की भाषा, राज की भाषा थी, जो भी ऑफिसर काम हुआ करते थे मुगल साम्राज्य में वो किस में हुआ करते थे, फारसी भाषा में हुआ थे, तभी तो कहते थे फारसी के बारे में एक जो कहावत फेमस थी कि फारसी पढ़े नहीं फारसी से, फारसी मतलब जो फारसी पढ़ लेता था उसे कहीं ना कहीं आवश्यक रूप से गवर्नमेंट जॉब में सेटअप मिल जाता था मुगल पीरियड, और कि पर्शियन भाषा से जुड़े हुए लोग जो थे वो न्यायिक कार्यों प्रशासनिक कार्य इनसे जुड़े हुए थे। लेकिन सन 1837 के बाद अंग्रेजों ने फारसी भाषा को स्थान पर अंग्रेजी को राजकारी भाषा कर दी, बताऊंगा 1837 में, तब ये कहावत हो गई पढ़े फारसी बेचे तेल है। तो ये रखेंगे 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने करी थी। लॉर्ड वेलेजली कौन थे बेटा, आगे जब हम जितने भी गवर्नर जनरल या वॉइस सरफ पढ़ाएंगे उसमें हैगा, अभी तो याद रखो कि जो हम एजुकेशन सिस्टम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और एक ही को भैया फिर इसकी हिस्ट्री अलग से खुलिया हुई तो वो सही लगा कि 1800 फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने करी थी। 1870 हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में राजा राम मोहन राय और डेविड हेड ने की थी। तो केवल डेविड हेड ने ही बिशप कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की थी, केवल संस्कृत कॉलेज ही वाराणसी में थी, और सारा सेटअप कहाँ था, ये सब ये कहाँ थे, कलकत्ता। ये बात समझाए बेटा, इन पर सारी चीज़ बनना प्रश्न पूछे जाते हैं, इनसे संबंध कोई बात हो अब तक ना समझ यही तो बताओ, फिर आगे में बताता हूँ। अब देखो हुआ क्या है कि जब कंपनी का शासन था, कंपनी का जहाँ शासन था तो ब्रिटिश पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास हुआ, उसमें यह कहा गया कि भारतीयों की शिक्षा के लिए कुछ प्रावधान किए जाए, ठीक है ना। तो सन 1813 में एक चार्टर एक्ट पास हुआ, चार्टर एक्ट 1813 में। अब देखो डेवलपमेंट शुरू हो रहा है, ये चीज़ तो समझ बेटा जी, ठीक है। अब बहुत ही मज़ेदार चीज़, बहुत ही प्यारी चीज़, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ शुरू हो रही है। यहाँ तक ये चीज़ जो 6 चीज़ बताई थी वल्नर क्वेश्चन थी, उन्हें याद करना था, समझना कैसे बता दो। तो अब शुरुआत करते हैं सन 1813 में एक चार्टर एक्ट पास हुआ, चार्टर एक्ट 1813 में पारित हुआ। अब उससे क्या मतलब, उसमें मेन चीज़ जो हमें एजुकेशन से मतलब वो चीज़ समझ लो, उसमें पहली बार भारत में एजुकेशन के डेवलपमेंट और प्रमोशन के लिए एक धनराशि की व्यवस्था करी गई, समझे। पहली बार पूछा जाए, पहली बार धनराशि व्यवस्था किस एक्ट में की गई, सन 1813 के चार्टर एक्ट में, समझिए कितनी करी ये बात ही बात है, बताएंगे
कि पहली बार मतलब एजुकेशन के लिए जो एक धनराशि दी गई वो सन 1813 के चार्टर में दी गई। समझिए ये बेटा, अभी बता रहे हैं वही बताएंगे कितनी, ये तो हमें पहली बार बताएंगे सन 1813 के चार्टर की। अब दी गई कितनी, इन्हें क्या गया 1 लाख रुपए दी, 1 लाख पर ईयर दी जाए, क्या के लिए, फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। देख लो बेटा, ठीक है, 1 लाख रुपए क्या के लिए, फॉर द प्रमोशन एंड, लिखो बेटा आगे लिखो, 1813 चार्टर एक्ट में पहली बार 1 लाख रुपए है फॉर एजुकेशन, फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया, फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। बस सुनाई बेटा, तो 1813 एक्ट ये प्रावधान था, तो एक तो ये प्रावधान रखेंगे, और दूसरा प्रावधान सुना बेटा, अब इसी एक्ट के द्वारा हम दो बातें याद रखनी है, एक तो 1 लाख रुपए दिए गए शिक्षा के लिए, अच्छा भाई, दूसरी बात किया गया था जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, ईसाई धर्म प्रचारक थे, वो यहाँ बहुत कर रहे थे, हम जाएं इंडिया में अपने धर्म का प्रचार करें, तो इस एक्ट के द्वारा उन्हें अलाउ कर दिया गया कि आप जाइए हिंदुस्तान में और अपने धर्म का प्रचार कीजिए। इसका मतलब इस चार्टर एक्ट के द्वारा क्रिश्चियन मिशनरीज आर अलाउड टू स्प्रेड देयर रिलीजियस आइडियाज इन ऑल ओवर इंडिया। बस नहीं बेटा, दूसरी बात कही क्रिश्चियन मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज are allowed to spread their religious ideas in India। बेटा समझ आ रहा है कि सब हिंदी लिखो, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं, पर हिंदी में लिखो या इंग्लिश में, बताओ मैं हिंदी में भी समझा रहा हूँ, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, बता हिंदी में लिखो या इंग्लिश में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। मतलब है कि दो बातें याद रखनी है 1813 एक्ट में, यानी कि पहली बार 1 लाख रुपये था क्या के लिए, फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, और दूसरी बार क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ किया गया हिंदुस्तान में जा कर के अपने धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, अब सुनो बेटा, जब 1 लाख रुपए अलॉट कर दिए, सैंक्शन कर दिए, किसके द्वारा, चार्टर एक्ट 1813 के, लेकिन 1813 से लेकर के 1823 तक कितने साल हो गए बेटा, 10 साल तक, 10 साल तक कोई काम ही नहीं हुआ, पैसा रिलीज ही नहीं हुआ 10 साल तक, मतलब उसने प्रावधान तो कर दिया 10 साल कोई काम ही नहीं हुआ। तो फिर जो एक कमेटी बनाई गई, लोक शिक्षा समिति, जनरल कमेटी ऑन, जो 1823 में एक जो है लोक शिक्षा समिति बनाई गई, लोक शिक्षा, सामान्य लोक शिक्षा समिति भी कहते हैं, लोक शिक्षा जनरल कमेटी 1823 में एक लोक शिक्षा समिति आई, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन। इसमें बेटा 10 मेंबर थे, कितने मेंबर थे, 10 मेंबर, और इसका जो चेयरमैन था बेटा, ये पूछा गया है, इसका जो चेयरमैन था वो तो थॉमस बेविंगटन मैकाले, इसका चेयरमैन कौन था बेटा, चेयरमैन, चेयरमैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी था ना कि इसका साइड इफेक्ट अभी तक चल रहा है, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चेयरमैन कौन सा, थॉमस बेविंगटन, थॉमस बेविंगटन थॉमस बेविंगटन मैकाले, इसे शॉर्ट में कहा जाता है लॉर्ड मैकाले। इसका नाम तो सुना होगा बेटा, मैंने इसका तो पूरा नाम बता दिया है, लॉर्ड मैकाले कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, नाम था पूरा थॉमस बेविंगटन मैकाले। समझ बेटा, यहाँ तक आवाज सुनाई दी, अब कोई
जल्दी का चक्कर नहीं, उस दिन जो है समय कम था और समय को समाप्त करना था। अब एक एक पॉइंट समझ के चलो आराम से, मेरी तबीयत भी खराब है और जो है आराम से पढ़ाऊँगा। और ये एजुकेशन से हम सब लोग जुड़े हुए हैं, इसे इंडिया में एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ ये जानना वैसे भी आवश्यक है, ठीक है ना। तो देखो 1813 में दो बात समझ आएगी, 1823 से 10 साल हो गए, 10 साल में जो पैसा सैंक्शन हुआ था वो रिलीज ही नहीं हुआ, यानी एजुकेशन के नाम पर कोई भी काम नहीं हुआ। तब सन 1823 में जनरल कमेटी बनाई, लोक शिक्षा की सामान्य समिति, इसे लोक शिक्षा समिति दिया, लिखे लोक शिक्षा की सामान्य समिति, ठीक है, जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और इसके चेयरमैन बनाए गए लॉर्ड मैकाले, 10 सदस्य थी, 10 मेंबर थे। अब जब 1 लाख रुपए था, उन्होंने कि भाई एजुकेशन का कैसे दी जाए, किस लैंग्वेज में दिया जाए, क्या पढ़ाया जाए इनको, क्या नहीं पढ़ाया जाए, किस स्तर की शिक्षा दी जाए, एजुकेशन किन को दी जाए किन को नहीं दी जाए, ये सारा विमर्श होगा। लेकिन 1823 के 10 साल बाद 1833 में, फिर 10 साल बाद क्या हुआ, जो 1 लाख रुपए रिलीज, 1833 चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट 1833 का फर्क हो गया था। अभी ये व्यवस्था नहीं कर पाए कि किसको दी जाए किसको नहीं दी जाए, एजुकेशन दी जाए। वो 1 लाख रुपए से बढ़ा करके जो ग्रांट थी, 1 लाख बढ़ा के कितना कर दिया, वो 10 लाख रुपए कर दिया। प्रावधान कितने का कर दिया, 10 लाख रुपए पर ईयर दिए जाए। अब सुनो, जब 1 लाख रुपए सैंक्शन हुए थे तब ये व्यवस्था नहीं कर पाए कि किसे दी जाए किसे नहीं दी जाए, किस मीडियम में दी जाए, क्या पढ़ा जाए। अब पैसा कितना बढ़ा कर दिए, 1 लाख से लेकर 10 लाख तक, यानी 10 लाख बहुत बड़ी धनराशि थी, 1833 बहुत बड़ी धनराशि थी। अब तो बवाल हो गया बेटा, ये बड़ी धनराशि थी और एजुकेशन पर सिस्टम करनी थी। अब कैसे किया जाए, उनमें आपस में विवाद पैदा हो गया, क्योंकि एक बड़ी धनराशि थी और एक जो है खर्च करनी थी। समझ आई बेटा। देखो किसी बात को समझने का सबसे सरल माध्यम कौन होता है बेटा, कहानी। मैं इसको कहानी के तौर में बता रहा हूँ, बट एक एक पॉइंट जो निकल रहा है वो जो है रिमार्केबल है, ध्यान रखना। समझ इस बात को, कोई फालतू चीज़ नहीं पढ़ा, ध्यान रखना। उसे मैं नोट भी करता जा रहा हूँ, मैंने डेट भी तुरंत डाल दी है। चार्टर 1833 के द्वारा पूछा जाए कि जो 1 लाख रुपये बढ़ाकर 10 लाख कब कर दिए गए, चार्टर 1833 से। अब चूंकि बड़ी धनराशि थी और उसमें व्यस्त करनी थी एजुकेशन पे, तो उनके जो मेंबर थे 10, उनमें आपस में क्या हो गया बेटा, विवाद पैदा हो गया, वो 2 गुटों में बट गए। ये बड़ी धनराशि थी, कौन से 2 ग्रुप थे, जो इस कमेटी के जो लोग थे, लोक शिक्षा की ऐसे कर लो, लोक शिक्षा की सामान्य समिति, हिंदी ऐसे कर लो पूरा, सामान्य समिति पूरा नाम ऐसे ले लो, ठीक है। ये लोग दो गुटों में बट गए, ये लोग जो है 2 गुटों में बट गए। पहले गुट जो वाले थे वो कहलाते ओरिएंटलिस्ट, ओरिएंटलिस्ट्स, और दूसरे वाले थे वो क्या है, एंग्लिसिस्ट, एंग्लिसिस्ट, ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट हुए। ओरिएंटलिस्ट क्या थे, ये प्राच्यवादी थे, प्राच्य, ये पाश्चात्य। सुनो क्या थे, वो 2 गुटों में बढ़ गए, एक गुट वाले ओरिएंटलिस्ट थे, दूसरे एंग्लिसिस्ट थे। अब ये क्या थे, ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट, ये क्या चाहते थे, ये क्या चाहते थे, इनमें कौन कौन थे, इनमें मुख्य रूप जो थे वो थे एच.टी. प्रिंसेप, एच.टी. प्रिंसेप एंड H.H. विल्सन। और इसमें थे वो मुनरो, हेक्टर मुनरो, मुनरो और एल्फिस्टन, एल्फिस्टन, हेक्टर मुनरो, एल्फिस्टन, ट्रेवेलियन,
दो गुटों में बट गए, ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट। बात समझ आई? जो थे प्राच्यवादी, हिंदी के प्राच्यवादी, इनको पाश्चात्यवादी। इनके मुख्य समर्थक कौन कौन थे? एस.टी. प्रिंसेप और H.H. विल्सन। इनके मुख्य सपोर्टर कौन थे? मुनरो, एल्फिंस्टन और ट्रेवेलियन। अब ये दोनों गुट वाले चाहते क्या थे बेटा? ये जो चाहते थे ओरिएंटलिस्ट, ये चाहते थे कि इंडियंस को जो है क्या जाए, उनको वही ट्रेडिशनल लैंग्वेज दी जाए, जो उनकी परंपरागत शिक्षा पढ़ाई जाए। ट्रेडिशनल, इनको क्या जाए, ये चाहते थे ट्रेडिशनल, पारंपरिक शिक्षा। ट्रेडिशनल एजुकेशन, ये चाहते थे ट्रेडिशनल पारंपरिक शिक्षा दी जाए। पारंपरिक शिक्षा कौन सी? जो अब तक हिंदुस्तान में चली आ रही थी वैसी शिक्षा दी जाए। और ये चाहते थे क्या चाहते? इंग्लिश एजुकेशन दी जाए, वेस्टर्न एजुकेशन दी जाए, वेस्टर्न एजुकेशन दी जाए। समझ बेटा? ओरिएंटलिस्ट क्या चाहते थे? इंडियंस को पारंपरिक शिक्षा जो चली आ रही है ट्रेडिशनल एजुकेशन दी जाए। ये चाहते थे पाश्चात्य शिक्षा दी जाए। पाश्चात्य शिक्षा क्या है बेटा? जो यूरोपीय देशों में पढ़ाई जाती है वो शिक्षा दी जाए। ये चाहते थे भारत में अब तक जो अरबी, फारसी, रामायण, इतिहास या जो चले आ रहे हैं इनसे संबंध जो भी संस्कृत में ज्ञान है वही सब दिए जाए। और दूसरा बात क्या था? ये चाहते थे इनको इन्हीं की नेटिव लैंग्वेज में, इनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। समझे? और ये इंग्लिश से चाहते नहीं, इंग्लिश में एजुकेशन दी जाए। विवाद खड़ा हो गया ना, हो गया? ये चाहते थे कि ट्रेडिशनल लैंग्वेज दी जाए और ये चाहते थे पाश्चात्य शिक्षा दी जाए। बात समझ आ रही बेटा? दो गुट बट गए थे, पूछा जाता है कौन से? ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट। इनके मुख्य सपोर्टर कौन थे? एस.टी. प्रिंसेप, H.H. विल्सन। इनके मुख्य सपोर्टर कौन थे? मुनरो, एल्फिंस्टन, ट्रेवेलियन। यहाँ तक बात क्लियर होगी बेटा? दूसरा, इस समय जो समिति थी, कमेटी, उसका चेयरमैन कौन था? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने इनको सपोर्ट कर दिया। किनको? इंग्लिश पाश्चात्यवादी। दरअसल लॉर्ड मैकाले जो था ना, वो भारत की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से बहुत ही घृणा करता था। उसका ये कहना था, और कई बार पूछा भी जाता परीक्षा, उसने कहा था कि यूरोप के अच्छे पुस्तकालय की लाइब्रेरी है, उसकी अलमारी का एक तख्ता, अलमारी होते हैं, अलमारी का तख्ता भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक मूल्यवान है। तो कितनी बड़ी बात कर दी। मैंने इंडिया, अरब के जितने भी लिटरेचर है, जितने भी एजुकेशन है, वो सारी यूरोपियन कंट्री के लाइब्रेरी के अलमारी का एक तख्ता कहीं ज़्यादा वैल्यूबल है। ये बात किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने। ये कई बार पूछा गया, लिख लो चाहे, ठीक है ना। कोई बार मतलब उसने ये कहा था कि यूरोप के एक पुस्तकालय की अलमारी का एक तख्ता ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक मूल्यवान है। किसने कहा था? लॉर्ड मैकाले ने। और उन्होंने कहा था इसलिए इंडिया में जो एजुकेशन दी जाए वो इंग्लिश मीडियम में दी जाए, और जो वेस्टर्न एजुकेशन दी जाए, इनकी यहाँ की एजुकेशन बेकार है। ये बात किसने कही थी? लॉर्ड मैकाले ने। और तभी से मैकाले नीति, समझे, तब से वेस्टर्न एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन डेवलपमेंट यहीं से हुआ। किसने? लॉर्ड मैकाले ने। और उसने अपना रेजोल्यूशन 2 फरवरी सन 1835 को, जो एक धनराशि अच्छी थी, 10 लाख रुपए थी, अपना रेजोल्यूशन बना के 2 फरवरी, इस डेट को रखें, 2 फरवरी सन 1835 को लॉर्ड मैकाले ने अपना रेजोल्यूशन काउंसिल को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? काउंसिल को। मैकाले ने अपना रेजोल्यूशन दे दिया। मैकाले रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मतलब अपना प्रस्ताव बना करके कब दिया? 2 फरवरी 1835। काउंसिल को दे दिया। उसका गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नाम सुना बेटा? लॉर्ड विलियम लिख दे रहा हूं, लॉर्ड विलियम बेंटिक, BEN, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लिख लो।
और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। 7 मार्च, आज दिन कौन सा है? 7 मार्च, सात इसलिए बहुत जरूरी है। 7 मार्च 1835 का वो दिन भारत के पूरे एजुकेशन सिस्टम में ये ऐतिहासिक दिन है। और तुम्हारी बड़ी सौभाग्य की बात है तो 7 मार्च को ये चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। 7 मार्च 1835 को, इसलिए याद रखें 7 मार्च 1835 को ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये सब क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। समझ बेटा? 7 मार्च 1835 को रेजोल्यूशन जो उन्होंने स्वीकार कर लिया। ये समझ आ गया बेटा? इसी तरह से फिर एक बात बता दूं, 1813 जनरली धीरे धीरे बताया था, जल्दी सुन लो। जो मेन पॉइंट है याद है बेटा, 1813 में चार्टर एक्ट हुआ था, 1 लाख रुपए की व्यवस्था करी, लेकिन 1823 तक उस पर कोई काम नहीं हो पाया, ठीक है। तो 1833 में लोक शिक्षा की एक सामान्य समिति बनाई गई, जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन। उसका चेयरमैन किसे बनाया गया? लॉर्ड मैकाले को, ठीक है। अब चूंकि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो सैंक्शन धनराशि थी 1 लाख रुपए, उसे बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिया। इसी विवाद की स्थिति हो गई और उस कमेटी में जो समूह थे सारे, वो 2 ग्रुपों में बट गए सारे लोग। पहले ग्रुप वाले ओरिएंटलिस्ट कहलाए और दूसरे ग्रुप वाले एंग्लिसिस्ट कहलाए, यानी प्राच्यवादी और पश्चातवादी। जो प्राच्यवादी थे वो ट्रेडिशनल एजुकेशन के समर्थक थे और जो एंग्लिसिस्ट थे वो वेस्टर्न एजुकेशन समर्थक थे, ठीक है। जब लॉर्ड मैकाले ने इनका एंग्लिसिस्ट का समर्थन किया और अपना रेजोल्यूशन बना करके 2 फरवरी 1835 को उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनको सौंपा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उस रेजोल्यूशन को 7 मार्च 1835 को अडॉप्ट कर लिया गया। 7 मार्च 1835 को उस रेजोल्यूशन को क्या नाम है, लॉर्ड मैकाले के रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया। इस तरह भारत में, और इस रेजोल्यूशन के द्वारा ही जब 1835 को स्वीकार कर लिया तो 1835 में 2 कॉलेज खुले गए। एक एल्फिस्टन कॉलेज 1835 में, यहाँ तक आ रहा है बेटा? नहीं, देखो एल्फिस्टन कॉलेज और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। एल्फिस्टन कॉलेज, एल्फिस्टन कॉलेज, ठीक है। ये कहाँ था? ये बम्बई में था बेटा, ठीक है। और ये नीचे था, ये कलकत्ता मेडिकल, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। ये कहाँ था? ये कलकत्ता में था, ठीक है। तो ये मैकाले नीति बेटा समझ आई कैसे का? 1835 रेजोल्यूशन एक्ट द्वारा। बता दो। 1837 में क्या किया बेटा? मैंने बताया था अभी। 1837 में अभी हमने बताया था क्या हुआ। ये बहुत टर्निंग पॉइंट हुआ था 1837 में। जो कोर्ट लैंग्वेज थी, कौन सी कोर्ट लैंग्वेज थी बेटा? पर्शियन, फारसी भाषा थी। 1837 में फारसी भाषा को कोर्ट लैंग्वेज से हटा करके क्या कर दिया गया? 1837 में जो न्यायालय की भाषा हुआ करती थी, कोर्ट लैंग्वेज फारसी जो भाषा थी, फारसी को हटाकर क्या कोर्ट लैंग्वेज किसे बना दिया गया? इंग्लिश को, इंग्लिश को कोर्ट लैंग्वेज बना दिया गया।
समझिए, इसलिए 1837 धारणा है। पूछा न्यायालय की भाषा अंग्रेजी कब बनाएगी बेटा? 1837। 1837 से पूर्व न्यायालय की और राजकारी भाषा क्या हुआ करती थी? फारसी। जैसे 1837 क्या है? 1837 एक टर्निंग पॉइंट आया था हमारे देश में, ठीक है। इसके अलावा 1844 में एक गवर्नर जनरल आए थे, लॉर्ड हॉर्डिंग। गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग। उन्होंने ये कहा, गवर्नर हॉर्डिंग ने नीति बनाई कि राजकार्य के जो पद हैं, जो सरकारी पद हैं, उनके लिए केवल उन्हीं लोगों को वरीयता दिया जाए जो अंग्रेजी पढ़े लिखे हों। समझे? जो थोड़ा बहुत ही पढ़ लेते हैं उनको सरकारी सेवा में रख दिया जाता है। सरकारी सेवा क्यों बेटा? दरअसल अंग्रेजों को पढ़ने के लिए, जहाँ पर कहता है छोटे छोटे कामों के लिए, प्रशासनिक कार्यों के लिए, क्लर्क के लिए क्या है, लोगों की ज़रूरत थी। और बढ़िया ये थी कि जो यहाँ के पढ़े लिखे लोग थे, अंग्रेज पढ़े लिखे, वो क्या थे, सस्ते पढ़ते थे। आज मेरी तबीयत सही नहीं है। अंग्रेज यहाँ के पढ़े लिखे लोग थे, वो सस्ते पढ़ते थे, बजाय हम वहाँ से इंग्लैंड से यहाँ बुला करके उनको छोटे मोटे काम क्लर्क के या छोटे मोटे प्रशासनिक कार्य कराए जाते थे। इसके अलावा सन 1854 में एक बहुत बड़ा डिस्पैच आता है, 1854 में, वुड्स डिस्पैच ऑफ इंडिया, वुड्स डिस्पैच 1854। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, 1854। ये नई नई चीज लग रही है तो बेटा, डिस्पैच। उस समय गया गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। कौन थे बेटा? लॉर्ड डलहौजी थे। यहाँ के गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, हिंदी में लिख दूँ। ये क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? खास खास बात कर रहे हैं। ये भारत के एजुकेशन सिस्टम में मैग्ना कार्टा कहलाया जाता है। इसके वुड डिस्पैच क्यों कहते हैं? ये इसके जो फाउंडर थे वो थे सर चार्ल्स वुड। कौन थे? सर चार्ल्स वुड। बेटा इंग्लिश लिखा कोई दिक्कत तो नहीं है? हिंदी में लिखो बता अपने, दोनों एक ही चीज लिख पाता बात है। हिंदी में लिखवा है, हिंदी लिखो, अब वही चक्कर है कि एक ही में लिख पाता है, हिंदी में लिखो दोनों चीज़ें। चल ये लिख दिया, अब मैं हिंदी में लिखूंगा। सर चार्ल्स वुड, ये कौन थे बेटा? ये बीओसी के प्रेसिडेंट थे। बीओसी कौन? बीओसी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ये अध्यक्ष थे। सर चार्ल्स वुड जो थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कौन थे? अध्यक्ष थे। प्रेसिडेंट ऑफ, इंग्लिश में बोल दिया, हिंदी में लिखूंगा, ठीक है। ये दिक्कत आती, प्रेसिडेंट ऑफ बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। जो 1854 का वुड डिस्पैच आया था, उसमें भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। जो चीज़ याद रखनी तो रखनी है, वुड डिस्पैच, वुड मतलब कहाँ से आया है? सर चार्ल्स वुड, ठीक है। इनसे ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। इन्होंने पेश किया था एक प्रस्ताव, पेश किया था, उसको वुड डिस्पैच कहा जाता है। ये भारत के मॉडर्न एजुकेशन इतिहास में ये मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। हो जाता है किस प्रस्ताव को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो 1854 के वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें। मैग्ना कार्टा क्या बेटा? मैग्ना कार्टा जानते तुम लोग हैं? मैग्ना कार्टा अलग रहेगा। मैग्ना कार्टा जैसे एक क्रांति हुई थी रूप में, वो अधिकार पत्र था। मैग्ना कार्टा तो अधिकार पत्र था। आप गूगल जाकर सर्च कर लो तो अलग चीज़ हो जाएगी, अलग से बता दूंगा। मैग्ना कार्टा आप ग्रुप डाल लोगे, मैग्ना कार्टा तो आ जाएगा, ठीक है।
दसवीं का अधिकार पत्र था, ठीक है, यूरोप में, उससे तब से वर्ड आया मैग्ना कार्टा। तो दिस इज द मैग्ना कार्टा। इसे क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, इंग्लिश एजुकेशन, लिख लो बेटा, इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसको? 1854 के वुड डिस्पैच को। भारत में 3 बातें याद रखनी बेटा। 1800 वुड डिस्पैच डलहौजी के समय में आया, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी कौन थे बेटा? गवर्नर जनरल थे उस समय की, ठीक है, मतलब आज हर चीज चाहिए। वुड डिस्पैच है, वुड का ही प्रस्ताव। वुड कहाँ से आया? इसके जो वो थे प्रस्ताव कौन थे? चार्ल्स वुड थे। इसे उसी उन्होंने नाम पर ही इसको वुड डिस्पैच कहा जाता है, ठीक है। ये जो प्रस्ताव था, ये मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इंडिया कहा जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके प्रोविजन थे वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसने जो है जैसा रेगुलाइज किया था सब चीज़ें, इन्होंने अरे बिगाड़ दिया, चलो कोई बात नहीं। इन्होंने क्या रेगुलाइज किया था? किसको? इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, भारत में एजुकेशन सिस्टम, उसको क्या किया? रेगुलाइज। इन्होंने जो प्रस्ताव दिए थे क्या? टू रेगुलाइज, भारत में शिक्षा व्यवस्था को रेगुलाइज करने का इसने प्रस्ताव दिया था, ठीक है। रेगुलेट एजुकेशन सिस्टम, सिस्टम इन इंडिया। कहाँ से? प्राइमरी से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक इसने रेजुलेट करने का प्रस्ताव दिया था, प्राइमरी लेवल से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक। और दूसरी बात क्या थी? एजुकेशन सिस्टम, भारत में शिक्षा व्यवस्था को शुरू से लेकर के कहाँ तक? यूनिवर्सिटी लेवल तक थे, इससे बताइए। इसके जो प्रावधान थे वो अभी तक काफ़ी चले आ रहे हैं। देख लो इसको, रेगुलेट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल। दूसरी बात इसने क्या कही थी बेटा? एजुकेशन सिस्टम है, उन्होंने ये इसमें क्या था कि एजुकेशन से इंडिया में नहीं, भारत के हर एक प्रांत में एक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम शुड बी सेटअप इन एवरी प्रोविंस, समझ रहे बेटा, मतलब हर प्रांत में शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात थी बेटा, ये तो ना केवल ऊपर व्यवस्था कर दी। तो एजुकेशन सिस्टम शुड बी सेटअप इन एवरी प्रोविंस, लिख लो एजुकेशन सिस्टम। इसके जो प्रोविंस है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब तो समझ आ रहा है? एजुकेशन सिस्टम शुड बी सेटअप इन एवरी प्रोविंस ऑफ इंडिया। मतलब भारत में एजुकेशन सिस्टम सेटअप होना चाहिए प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक, लेकिन एजुकेशन सिस्टम को हर प्रोविंस में भी होना चाहिए। और प्रोविंस होगा तो डिस्ट्रिक्ट का होगा, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल में हर डिस्ट्रिक्ट कम से कम एक स्कूल गवर्नमेंट होना चाहिए बात है। इन एवरी सिस्टम एटलीस्ट वन स्कूल मस्ट बी गवर्नमेंट, बहुत बड़ी बात है। देखो एवरी डिस्ट्रिक्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट, हाँ बताओ क्या प्रश्न है? बताओ बताओ, उसे बताओ बताओ। यूनिवर्सिटी लेवल, ठीक है, मैं छोड़िए लेवल, LAVEL, ठीक है, लेवल तक साथ साथ लिखता है, मैं ज़्यादा तेज नहीं लिखा रहा हूँ। दूसरा एजुकेशन सिस्टम शुड बी सेटअप इन एवरी प्रोविंस, हर एक प्रांत में एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट का हो, एवरी डिस्ट्रिक्ट शुड बी एटलीस्ट वन गवर्नमेंट स्कूल, हर जिले में कम से कम एक स्कूल सरकारी होना चाहिए। सब सही है, देख लो एवरी डिस्ट्रिक्ट शुड बी एटलीस्ट वन गवर्नमेंट स्कूल।
हर जिले में कम से कम एक सरकारी स्कूल होना चाहिए। देखो, हर जिले में कम से कम एक सरकारी स्कूल होना चाहिए। अब जहाँ सरकारी स्कूल नहीं है, कुछ प्राइवेट स्कूल है, तुम दिखाओ सहायता प्राप्त सरकारी स्कूल, एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल। तीन तरह के स्कूल अभी तक कैसे अब तक, पूर्णतः सरकारी, एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट स्कूल आज भी चल रहे हैं ऐसे। ठीक है, एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल क्या होते हैं? ऐसे प्राइवेट स्कूल जो सरकार से संबद्ध हो, उनको ग्रांट कहाँ मिली हो? सरकार दे रही हो, देखो मैनेजमेंट प्राइवेट लोग कर रहे हो, समझ रहे हो? उन्हें बोलते हैं एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल। उनको ग्रांट दी जानी चाहिए, इसमें कही थी अगर प्राइवेट स्कूल से संबद्ध है तो उनको क्या देनी चाहिए? ग्रांट, मतलब शिक्षकों को वेतन के लिए सहायता देनी चाहिए, ये बात इसमें कही। तो लिखो एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल मस्ट बी ग्रांटेड एट एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल, एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल शुड बी ग्रांटेड एड्स, उन्हें सरकारी सहायता मिलती है। अगली बात क्या है? यहाँ तो बस हो जाइए, इसमें स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया गया है, मतलब महिलाओं की शिक्षा पर भी जोर है। तो वुमेन एजुकेशन शुड बी एम्फेसाइज्ड, वुमेन एजुकेशन इस पर एम्फेसाइज्ड, शुड बी एम्फेसाइज्ड, स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया। बात समझ आइए, अब तो ठीक है। अगली बात क्या आ गई बेटा कि भारतीयों को शिक्षा किस में देनी चाहिए? अंग्रेजी और उनकी मातृभाषा में देनी चाहिए। भारतीयों को शिक्षा देनी चाहिए। चलो अब हिंदी में लिखा, भारतीयों को शिक्षा, भारतीयों को शिक्षा किसमें? अंग्रेजी और मातृभाषा में, नेटिव लैंग्वेज में। भारतीय शिक्षा अंग्रेजी और मातृभाषा देनी चाहिए। अगली बात कही, यूनिवर्सिटीज की स्थापना होनी चाहिए। इसी एक्ट के द्वारा 3 यूनिवर्सिटी बनाई, उन्हें 1857 तक 3 यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए। बंगाल जो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। कलकत्ता, चलो हिंदी में लिख दे रहा हूँ, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, इनकी स्थापना कब तो हो जानी चाहिए? 1857 तक। 3 यूनिवर्सिटी स्थापना किस लेवल पे? लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर। किस पे? लंदन यूनिवर्सिटी तर्ज पर ये 3 यूनिवर्सिटी स्थापना होनी चाहिए, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ये चीज है। समझ बेटा ये। और इसी के द्वारा 1857 रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है थोड़ा, रुड़की नहीं, इसी के 1856 में स्थापित की गई थी रुड़की। और कलकत्ता में, कलकत्ता में 2 कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, 2 टेक्निकल कॉलेज, ठीक है, 2 टेक्निकल कॉलेज भी बनाए गए। तो ये थे बेटा बुड डिस्पेच की बातें, जिसमें जाओगे, ठीक है। और ख़ास बात कही थी, बुड डिस्पेच ने कहा था कि सरकार को लोगों को एजुकेट करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखनी है, ध्यान रखो, एक बार पुनः एक बार रिवाइज करा देते हैं। 1854 का बुड डिस्पेच था, उसमें भारत में गवर्नर कौन थे? गार्ड डनोलिस थे। किसने दिया था? सर चार्ल्स वुड ने, सर चार्ल्स वुड ने, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? इसे भारतीय शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दिस इज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इसने अपने कुछ रिकमेंडेशंस की थी, जो रिकमेंडेशन की वो हमने यहाँ बता दी रिकमेंडेशन। उन्होंने कहा था भारत में एजुकेशन सिस्टम स्थापना होना चाहिए, हर प्रांत में एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए,
हर डिस्ट्रिक्ट में एक न एक सरकारी स्कूल अवश्य होना चाहिए, और जो प्राइवेट स्कूल है, एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल है, उनको क्या ग्रांटेड एड्स होनी चाहिए। वुमेन एजुकेशन को इस पर बहुत बल दिया गया इस पर। और यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए, यूनिवर्सिटी बम्बई, कलकत्ता, मद्रास को 1870 में होनी चाहिए। इसी डिस्पैच के द्वारा सन 1856 में रुड़की में कॉलेज स्थापना हुआ, कलकत्ता में 2 ट्रेनिंग कॉलेज स्थापित हुए। इस तरह से 1854 का बुड डिस्पैच भारत की शिक्षा प्रणाली बहुत अधिक मान्यता रखता है। आगे इसको पढ़ेंगे। 1854 के बाद बेटा 1800 एक कमेटी बनी थी 1882 में, हंटर कमेटी। 1882 में ये लिख लिया होगा बेटा, सुना जाएगा। अब चलो हिंदी लिख देते हैं। 1854 के बाद आता है 1882 हंटर कमेटी पर आते हैं। 1882 हंटर कमेटी, हंटर हंटर कमेटी में 1882 में। दरअसल देखो तो बताता बुड डिस्पैच में जो अंग्रेजी शिक्षा बल दिया गया, क्या वुमेन एजुकेशन बल दिया गया था? दरअसल ये है कि वुमेन एजुकेशन की जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय स्थिति थी। क्यों स्थिति थी? कि अंग्रेज जो थे वो भारतीय रूढ़िवादियों को डिस्प्लीज नहीं करना चाहते थे, उनके विरुद्ध नहीं जाना चाहते थे। जो भारतीय रूढ़िवादी थे वो वुमेन एजुकेशन के खिलाफ रहा करते थे। दूसरी बात क्या थी, जो अंग्रेज शिक्षा का यह प्रसार हो रहा था, उनका मकसद था कि भारतीयों को राज्य कार्य के छोटे मोटे कार्यों, प्रशासनिक कार्यों क्लर्कों में लगाया जाए, और स्त्री एजुकेशन दी जाएगी, वुमेन एजुकेशन दी, तो महिलाओं को क्लर्क के रूप में उनको अपॉइंट नहीं किया जा रहा है। इसलिए स्त्री शिक्षा भले ही प्रावधान कर दिया गया था, लेकिन स्त्री एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। तो 1882 में एक कमीशन आया, हंटर कमीशन। ये हमें जैसे नाम से हंटर, तो इसके किसने दिया था? डब्ल्यू हंटर। डब्ल्यू हंटर लिख लो, हंटर, इन्हीं के नाम पर हंटर कमीशन कहा जाता है, डब्ल्यू हंटर। 1882 में हंटर कमीशन बना, डब्ल्यू हंटर, ठीक है। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे बेटा? उस समय गवर्नर जनरल थे, वो थे लॉर्ड रिपिन। कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड रिपिन। ये क्यों बना था बेटा 1882? दरअसल 1854 में जो वुड का डिस्पैच आया था, उस डिस्पैच के बाद भारत में अंग्रेजी शिक्षा की क्या वृद्धि हुई है उसको जांच करने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए 1882 में हंटर आयोग बनाया गया। 1884 में क्या बना था? वुड डिस्पैच बना था, वुड का आयोग बना था। तो उसकी समीक्षा करने के लिए जो है ये क्या हंटर कमीशन बनाया गया। इसलिए बनाया टू इवेल्युएट द हंटर कमीशन, ठीक है। हंटर आयोग, सॉरी, द टू इवेल्युएट द वुड डिस्पैच, ठीक है, वुड डिस्पैच के लिए। अचीवमेंट्स ऑफ वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच के द्वारा शिक्षा में क्या प्रगति हुई है इसकी जांच करने के लिए 1882 हंटर आयोग बना, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में? डब्ल्यू हंटर जाता है। पूछा जाए गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रिपन। अब मेन बात क्या थी वो ध्यान रखो, ज़्यादा पॉइंट नहीं बताएंगे इसमें, जो तुम्हारे एग्जाम में आते हैं उन्हीं पॉइंट को ध्यान रखना है। ये 2 बात तो याद रखेंगे, क्यों बना था यही बात रखेंगे। दरअसल इसने क्या दिया? इसने सबसे ज़्यादा दिया प्राइमरी एजुकेशन पर बहुत बल दिया इसने। क्या दिया? प्राइमरी एजुकेशन पर बल दिया इस पर, ठीक है। ये तो प्राइमरी एजुकेशन बल दिया, प्राइमरी एजुकेशन पर बल दिया। मुझे हंटर आयोग ने किस पर बल दिया? प्राइमरी एजुकेशन पर दिया। और इसने समीक्षा करी प्राइमरी एजुकेशन की और
प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन ने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन नेटिव लैंग्वेज दी जाए, मातृभाषा में दी जाए। हंटर आयोग ने क्या प्राइमरी एजुकेशन दिया जाए, मातृभाषा में दी जाए, नेटिव लैंग्वेज है, मातृभाषा में दी जाए। और सेकेंडरी एजुकेशन कहा कि ये दो तरह की हो। सेकेंड लैंग्वेज क्या है, दो तरह की हो। दो तरह की कौन सी? पहली हो साक्षरता दूर करते हुए, जो निरक्षर होते उनको साक्षर बनाने से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक हो। कहाँ तक हो? यूनिवर्सिटी लेवल तक। और दूसरी सेकेंडरी एजुकेशन हो जिससे व्यवसायिक शिक्षा पर, औद्योगिक शिक्षा पर बल दिया जाए। इसी वजह से तुम देखा हो कहीं कहीं इंटरमीडिएट कॉलेज में कहीं कहीं कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है, कहीं ऑटोमोबाइल शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो ये बताएगा सेकेंडरी एजुकेशन में ही क्या हो, व्यवसाय शिक्षा की शुरुआत करी है यहाँ पर। और दूसरी तरह ऐसी शिक्षा जो यूनिवर्सिटी लेवल तक जा सके। ये बात हंटर आयोग ने कही। और हंटर आयोग ने बहुत इंपॉर्टेंट ये बात की, हंटर आयोग ने हटा दिया किसको? इसने जो है मतलब जो यूनिवर्सिटी जो थी डिग्री कॉलेज पे, उस पर बल देने पर उन पर सरकार का नियंत्रण हटा दिया। इससे सबसे ज्यादा बल किस पे दिया? बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन पे से हंटर कमीशन ने बल दिया था। और इसने जो है वुमेन एजुकेशन की भी बात की, बेसिक एजुकेशन की बात की। और इसने ये कहा कमीशन ने कि शिक्षा में निजी प्रयासों को भी शामिल किया जाए। निजी प्रयास मतलब, निजी प्रयासों को शामिल किया मतलब क्या है? मतलब जो प्राइवेट लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को सेटअप करना चाहते हैं उनको भी प्रोत्साहन दिया जाए, समझे? जिससे आयोग ने निजी प्रयासों पर भी बल दिया। बात समझ आई बेटा? और दूसरा वुमेन एजुकेशन कैसे? निजी प्रयासों पर बल दिया, निजी प्रयासों पर बल दिया, पर बल, वुमेन एजुकेशन पर बल दिया, वुमेन एजुकेशन, निजी प्रयासों पर बल दिया। अगर कोई प्राइवेट लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट सेटअप करना चाहते हैं तो उनको बढ़ावा दिया जाए, ऐसा विस्तार किया। वुमेन एजुकेशन को और ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाए। हाँ तुम देख क्या रहे हो, जो जो कमीशन आता है हर कमीशन वुमेन एजुकेशन को अप्रिशिएट करने की बात कही, लेकिन फिर भी भारत में जो वुमेन एजुकेशन थी उसकी स्थिति कैसी रही? बहुत ही दयनीय रही। और सबसे बात ये इसको हटा दिया, किसको? हायर एजुकेशन को, उच्च शिक्षा को सरकार के नियंत्रण से हटा दिया। ठीक है, उच्च शिक्षा को सरकारी नियंत्रण से हटा दिया जाए, सरकारी नियंत्रण समाप्त कर दिया जाए। ये जो है रिकमेंडेशंस, गेट बंद कर दो बेटा, ये जो हंटर कमीशन ने की थी इनको हम समझिए। ठीक है, नोट कर लिया बेटा? अभी नहीं, ये हो गया नोट? अब आगे बताते हैं आपको। हाँ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे हम पढ़ाएंगे। तो रैले कमीशन, रैले कमीशन दरअसल सन 1899 में क्या हुआ था हमारे यहाँ, जो गवर्नर जनरल क्या आ गया, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, कभी तुम्हें जो है फतेह सीकरी गए हो? कभी फतेह सीकरी नहीं गए तो वहाँ जाके देखना। और जो है वहाँ बुलंद दरवाजा पूछा जाए कहाँ है, बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेह सीकरी में, जो कि सबसे ऊंचा दरवाजा माना जाता है। सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा। फतेह सीकरी में जो बुलंद दरवाजा, बहुत बड़ा दरवाजा है, उस पर जो चौखट लगी हुई है उसमें घोड़े की नाल ठुकी हुई है, लॉर्ड कर्जन की, लॉर्ड कर्जन की। लॉर्ड कर्जन ने क्या है कि भारत के जो ऐतिहासिक स्थल थे, जो भी ऐतिहासिक थे, उनके मतलब है कि संरक्षण करने पर बहुत जोर दिया था लॉर्ड कर्जन ने। वो 1899 से लेकर के 1905 तक भारत का यहाँ गवर्नर जनरल था, वायसराय रहा, सॉरी तब तो थे 1899 तो 1857 में वायसराय थे। तो अब उन्होंने दरअसल, और ये लॉर्ड कर्जन जो था वो जो है वोट डिस्पैच का बहुत विरोधी था, जिससे मैग्ना कार्टा पे इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है। तो उसने आते ही एक कमीशन बैठा दिया,
आते ही एक कमीशन बैठा दिया 1902 में। रैले, सारे जो कमीशन बता रहा हूँ शिक्षा से डेवलपमेंट समझते हैं। 1902 में आ गया बेटा रैले कमीशन। बैठा दिया। टाइम पूरा हो गया? टाइम पूरा हो गया क्या? अच्छा, 1902 में रैले कमीशन बैठा दिया। किसने बैठा था? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, लॉर्ड, गेट बंद कर दो, लॉर्ड कर्जन ने। ये जो है वुड डिस्पैच की बहुत बुराई करता था। जो 1854 था वुड डिस्पैच, उसका ये विरोधी था, जिसकी शिक्षा नीति दरअसल जो थी वो राजनीतिक अधिक, शैक्षिक कम थी। शिक्षा नीति, राजनीतिक उद्देश्य ज़्यादा छिपे हुए थे इसके, शैक्षणिक उद्देश्य कम छिपे हुए थे। तो 1902 में रैले कमीशन इसने बना दिया, और रैले कमीशन ने सिफारिश दी अपनी, सुनो बेटा, और रैले कमीशन की सिफारिश पर ही सन 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, ध्यान रखा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। पूछा जाए रैले कमीशन कब बनाया गया? 1902 में। उसे भारत का वायसराय कौन सा? उसमें लॉर्ड कर्जन, जो सन 1899 से लेकर 1905 तक यहाँ रहा था। उसने आते ही भारतीय शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए रैले कमीशन बनाया। उसकी सिफारिश पर ही सन 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। ठीक बेटा, सन 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। ऐसे बहुत सी बातें कही थी, लेकिन हम आपको केवल वही बात बताएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पूछा इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट किसके समय पारित हुआ बेटा? लॉर्ड कर्जन। और रैले कमीशन, जो रैले कमीशन था, रैले कमीशन 2 इंडियंस भी थे मेरे। रैले कमीशन में, जो रैले कमीशन था इसमें 2 इंडियंस भी थे, उनके मेन नाम लिख नहीं पाए। ठीक है, 2 इंडियंस थे इसमें, 2 भारतीय भी थे। कौन कौन से थे? 2 भारतीय थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरदास बनर्जी। ठीक है, रख लो, सैयद हुसैन, सैयद हुसैन बिलग्रामी। अब तो हिंदी में था बेटा, सैयद हुसैन बिलग्रामी, और दूसरे थे जस्टिस गुरदास बनर्जी। सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरदास बनर्जी, ये 2 थे। ठीक है, इस एक्ट ने क्या किया? मेन चीज है, सबसे पूर्व है कि इस एक्ट के द्वारा 2 बात बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के जो डिग्री कॉलेज थे और यूनिवर्सिटी थे, उनमें पूरी तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल स्थापना दिया, समझे? यूनिवर्सिटी और कॉलेज को पर जो है पूरी तरह गवर्नमेंट का कंट्रोल सेटअप कर दिया इसने। और दूसरी बात क्या है, इस एक्ट के द्वारा सबसे पहले 5 लाख रुपए पर ईयर हायर एजुकेशन के लिए, और मतलब है कि शोध, रिसर्च के लिए सैंक्शन किए गए। तो 2 बात रखेंगे। पहली बात कौन सी? इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया? गवर्नमेंट कंट्रोल को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। तो लिखो इसमें, दिस एक्ट मेड द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज दिस एक्ट मेड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल कंप्लीटली। इस एक्ट के द्वारा भारतीय कॉलेज यूनिवर्सिटी पर सरकार का नियंत्रण पूरी तरह लगा दिया गया। एक्ट था ये, रेजोल्यूशन नहीं था। किसे एक्ट था? इस कमीशन की अनुशंसा पर ये एक्ट पारित किया गया था। और दूसरी बात मैंने क्या बताई थी? 5 लाख रुपए फॉर हायर एजुकेशन, फॉर हायर एजुकेशन
फॉर बेटर हायर एजुकेशन का, फॉर बेटर हायर एजुकेशन, बेटर हायर, फॉर बेटर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, शोध के लिए, हायर एजुकेशन और शोध के लिए। दो बात ध्यान रखनी है कि यूनिवर्सिटी का नियंत्रण सरकार का विस्तार होगा 1904 के अधिनियम के द्वारा, और इसमें शोध को बढ़ावा दिया गया। इसके लिए क्या कर दिया, 5 लाख रुपए पर ईयर की व्यवस्था करेगी। उच्च शिक्षा के लिए और शोध को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख रुपए पर साल मिलेंगे। और ये कब तक मिलेंगे, ये पैसे भी 5 साल तक मिलेंगे, 5 ईयर्स तक, समझिए। फॉर बेटर हायर एजुकेशन, अच्छी उच्च शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने के लिए। उच्च शिक्षा समझते हो, इंटरमीडिएट के बाद जो एजुकेशन होती है वो हायर एजुकेशन कहलाती है। इंटरमीडिएट के बाद जो एजुकेशन होती है, बीएससी, एमएससी या बीटेक, एमटेक और भी जो भी कर जाते हैं, बीएमए, वो सब क्या है, हायर एजुकेशन आ जाते हैं। तो अच्छी उच्च शिक्षा के लिए और शोध पीएचडी, बीएडटी रिसर्च करने के लिए, बात समझ आई बेटा। इसके लिए कितनी व्यवस्था करेगी, 5 लाख रुपए पर ये हर साल दिए जाएंगे, और ये पैसे 5 साल तक मिलेंगे। ये दो बात बहुत बड़ी चीज़ है। ये पहली बार ऐसा हुआ जब सरकार की तरफ से ग्रांट मिली, पहली बार, पूछा है पहली बार सरकार की तरफ से शिक्षा के लिए ग्रांट मिली इस एक्ट के द्वारा, 1904 एक्ट के द्वारा, जो बाद में एक है, एक ट्रेडिशन बन गई, समझिए। तो ये लिख लिया तुमने, अब लिखो इस एक्ट के द्वारा पहली बार, देखो इस एक्ट के द्वारा पहली बार शिक्षा के लिए ग्रांट स्वीकृत की गई। इस एक्ट के द्वारा शिक्षा के लिए पहली बार ग्रांट स्वीकृत की गई। शिक्षा के लिए ग्रांट स्वीकृत की गई। बिगाड़ दो बेटा। इसके बाद बेटा 1904 के बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी की एजुकेशन को स्टडी करने के लिए सडलर कमीशन किया था। सडलर कमीशन कब हुआ बेटा, ये 1917 में। सडलर कमीशन 1917 में। कौन थे इसके, एम सडलर। ऐसे बेटा 2 भारतीय थे, क्या कहते, 2 भारतीय थे इसमें। उसमें कौन कौन से थे पहले कमीशन में, सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरदास बनर्जी इसमें थे। हाँ, इससे सडलर कमीशन 1917 में, इसमें भी 2 भारतीय थे, और भी थे ले 2 भारतीय थे। पहले थे जियाउद्दीन अहमद, ठीक है, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद, और आशुतोष मुखर्जी। जियाउद्दीन अहमद और आशुतोष, डॉक्टर थे सर आशुतोष मुखर्जी कहा जाता था ना, आशुतोष मुखर्जी। ये पूछ लिया जाता बेटा इसमें 2 भारतीय कौन कौन से थे, ठीक है, जियाउद्दीन अहमद, आशुतोष मुखर्जी, उसमें सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरदास बनर्जी। ये क्यों किया गया था, क्यों गठित हुआ था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी की शिक्षा संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, किसके लिए, कलकत्ता यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, ठीक है, कि शिक्षा समस्याओं का अध्ययन करने के लिए, शिक्षा समस्याओं का अध्ययन, टू स्टडी द एजुकेशन प्रॉब्लम्स ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ठीक है बेटा, उसको। लेकिन इसकी जो रिकमेंडेशन थी और यूनिवर्सिटी पर भी लागू की गई, खास बात है इसकी रिकमेंडेशन क्या हुई,
और यूनिवर्सिटी पर भी लागू की गई। तो याद है बेटा, सल्ला आयोग कब बना? 1917 में। यहाँ देखो बेटा, क्या टाइम हो गया? कितना टाइम हो गया? चलो हाँ, खत्म कर दे रहा भी नहीं। 1917 में एम्स व्यवस्था में बड़ा ढंग से बताया। जियाउद्दीन अहमद, आशुतोष मुखर्जी, कलकत्ता बेरोजगारी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए। अब इसने क्या सिफारिश की थी जो अब भी चली आ रही है? इसने बताया क्या कि 10+2 यानी स्कूल कोर्स जो है 1 से लेकर 12 तक का स्कूल कोर्स होना चाहिए। समझे? कोर्स, इंटरमीडिएट कोर्स होना चाहिए। एट कोर्स। उसके बाद क्या होना चाहिए? उसके बाद ही डिग्री मिलनी चाहिए, डिग्री कॉलेज पर जाना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? डिग्री कॉलेज, जो भी चली आ रही है। ठीक है, कोई नई बात नहीं यार नहीं। 1 से लेकर 12 तक ही स्कूल होते हैं, कक्षा 1 कक्षा 12 कक्षा 13 तो नहीं होता ना। तो 12 से 10+2 मतलब 10 और 12 तक बनती है। उसके बाद डिग्री कॉलेज होनी चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी खास बात की है, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको पूर्ण स्वायत्त शासी होना चाहिए। पूर्ण स्वायत्त शासी मतलब क्या? यूनिटरी ऑटोनोमस एक संस्थान होना चाहिए। ऑटोनोमस मतलब अपने टीचर्स की नियुक्ति करें, टीचर्स को ट्रेनिंग दें, अपने हॉस्टल से हो, ठीक है, सारा सेटअप अपना यूनिवर्सिटी को। ये बात इन्होंने अनुशंसा की थी सेडर कमीशन से। तुम देखा आज भी कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऑटोनोमस संस्थान है, जैसे AMU ऑटोनोमस संस्थान है, BHU ऑटोनोमस संस्थान है। उन यूनिवर्सिटीज़ को अपने तरफ से नियुक्ति करने का अधिकार है कि नहीं? तो ऐसे कहा इसने कुछ ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी जो ट्रेनिंग के लिए, टीचिंग के लिए, स्टाफ के लिए, हॉस्टल्स इत्यादि की व्यवस्था करने के लिए एक अपना पूर्ण स्वायत्तशासी विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया था। किसने? सेडर कमीशन से 1917 के द्वारा। तो यहाँ तो समझ आया 1917। अब आते हैं बेटा, सुन लो, दो चीज़ और रही है हमको नहीं है। एक आता है वो 1929 की कमिट पे और एक 1944 पे। ठीक है, 1929 में क्या हुआ था बता देते हैं। 1929 में, ठीक है, हट्टू कमेटी और सार्जेंट योजना है, ये दो चीज़ रखो से खत्म हो जाएगा फिर। अब मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता थोड़े के लिए। 1900 पूछा जाता है हट्टू कमेटी कब बनी थी? देखो 1929 हर्टोग कमेटी, हर्टोग समिति, ठीक है। और 1944 का सार्जेंट प्लान होता हुआ, सार्जेंट प्लान। इससे पहले 1937 का वर्धा योजना और है, वर्धा स्कीम। सार्जेंट प्लान 1929 हट्टो कमेटी। इसमें क्या गया था बेटा? 1929 हट्टो कमेटी, हट्टो कमेटी में जो है इसमें प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन बल दिया गया। इसमें बेसिक एजुकेशन पर बल दिया गया, बेसिक एजुकेशन पर बल दिया गया, ठीक है। और दूसरी बात की हट्टो कमेटी ने कहा कि हायर एजुकेशन केवल उन्हीं लोगों को दी जाए जो योग्य हों, समझे? ये नहीं थोड़ा सा पढ़ लिए कर BSc MSc कर रहे हैं या कॉलेज, नहीं, केवल नहीं, उनको किया जाए इंटरमीडिएट के बाद उनको व्यवसाय शिक्षा दी जाए। हट्टो कमेटी ने कहा 1929 में इंटरमीडिएट के बाद ऐसे लोग जो योग्य नहीं उनको व्यवसाय शिक्षा या औद्योगिक शिक्षा दी जाए। लेकिन जो योग्य लोग हैं कि उन्हें ही क्या किया जाए? हायर एजुकेशन, ओनली फॉर हायर एजुकेशन किसे दी जाए? हायर एजुकेशन ओनली फॉर, केवल योग्य लोगों के लिए, ठीक है, केवल योग्य लोगों को। ये बात समझ, दो चीज रखनी है। अब सुनो 1937 में आई वर्धा योजना। यहां तो बात समझ, सुनो वर्धा योजना क्या थी? महात्मा गांधी एक पत्र निकाला करते थे जिसका नाम था हरिजन पत्र। सुना होगा, नहीं सुना हो लिख लो, ठीक है। महात्मा गांधी पत्र निकाला करते थे, महात्मा गांधी एक साप्ताहिक पत्र था जिसका नाम था हरिजन। पूछा जाता है हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र किसने निकाला? महात्मा गांधी ने। वर्धा योजना किसे प्रकाशित हुई? हरिजन नाम पत्र में। अब सुनो ये क्या चीज़ है, सुन लो पहले, ज़्यादा पॉइंट नहीं है। महात्मा गांधी ने अपने साप्ताहिक पत्र हरिजन में शिक्षा से संबंधित कुछ बातें लिखते रहते थे कि ऐसी स्कीम होनी चाहिए, ऐसी योजना बननी चाहिए, ऐसी चीज़ें। उन्होंने इसमें क्या दिया? ज़्यादातर
हस्त उत्पादक कार्य की शिक्षा बल दिया। हस्त उत्पादक कार्य की शिक्षा मतलब क्या है? मतलब ऐसे कार्य जो हाथों से किए जाते हैं। हाथों से कौन से किए जाते हैं बेटा? पहले गांव क्या था? पूर्ण स्वायत्त शासी संस्थान हुआ करता था, सारे काम गांव में हुआ करते थे। और कौन से काम हुआ करते थे बेटा? जैसे बढ़ी के काम बढ़ी करता था, और मतलब अलग अलग संस्थान थे, अलग अलग करते थे अपने में। तो इसने के जो हाथों से कार्य थे, इस योजना हस्त उत्पादक कार्य बल दिया गया। हस्त उत्पादक में नहीं जाता था, हस्त उत्पादक कार्यों पर बल दिया गया, कार्य वाली शिक्षा पर बल दिया गया, शिक्षा पर बल दिया गया। बस 2 पॉइंट रखने हैं। वर्धा योजना किससे प्रकाशित हुई बेटा? हरिजन एक साप्ताहिक पत्र गांधी की। ठीक है, पूछा जाता है कब हुई बेटा? 1937 में। अभी रुक जा थोड़ी 1-2 मिनट में, ठीक है। और इसे हस्त उत्पादक कार्य वाली शिक्षा पर बल दिया गया, बस यही। और ये लास्ट तो सुन लो, सार्जेंट प्लान, ये पहली ऐसी योजना है, सार्जेंट प्लान। इस योजना में सबसे पहले 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, ठीक है। देखो कब? 1944 में। इस वजह से सार्जेंट प्लान ने, सार्जेंट कौन थे? सार्जेंट भारत के शिक्षा सलाहकार थे उसमें। कौन थे? भारतीय शिक्षा सलाहकार थे। इन्होंने 1944 में प्लान बनाया था, जिसे सार्जेंट प्लान कहते हैं। इसमें सबसे पहले 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए इसे प्रस्ताव किया गया था, ठीक है। और ये बात जो है सबसे पहले ये बड़ौदा रियासत थी, बड़ौदा रियासत में भी 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य व्यवस्था की गई। सबसे पहले कहाँ की थी व्यवस्था? ये बड़ौदा रियासत में। किसमें? बड़ौदा रियासत में। तो इस तरह बेटा हमने देखा, ये लास्ट में एक और हुआ था 1948 में, राधा कृष्णन आयोग, राधा कृष्णन आयोग। और 1986 में भारत की नई शिक्षा नीति, भारत की नई शिक्षा नीति। यहाँ तक है पूरा हमने शुरू से लेकर एंड तक का पूरा एजुकेशन सिस्टम का इतिहास में आज पढ़ा बेटा, ठीक है। वो वहाँ तक नहीं पढ़ा रहे। राधा कृष्णन जो थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। 1948 में उन्होंने शिक्षा आयोग बना था। तो शुरू से लेकर अब तक शिक्षा के क्षेत्र में जितना भी डेवलपमेंट हुआ है वो सारा हमने आपको ये समझाया। उम्मीद करते ये सब पसंद आया होगा। तो धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। ये सारी छोड़ना, ठीक है, ओके।